तो नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। स्वागत करते हैं अपने ही यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस की एग्जाम चल रहा है और साइंस के एग्जाम में फिजिक्स का बहुत ही बढ़िया रोल है, अपना बहुत ही एक रुतबा है। तो मैं अब फिजिक्स के आपके मतलब जो फिजिक्स की बुक है उस पूरे फिजिक्स के चैप्टर से मैं टॉप 10 प्रश्न लेकर आया हूँ जो सब्जेक्टिव है, और आशा नहीं पूर्ण उम्मीद है कि उसी में से प्रश्न रहेंगे, कहीं आउट नहीं होंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन बैंक पढ़ा और पूरे क्वेश्चन बैंक से जो है जो सार निकला, निचोड़ निकला, वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं देखा कि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट कर रहे हैं, तो लगा कि मेरे को कि आप बच्चों को दे दी जाए और आसान भाषा में, एकदम ठेठ भाषा में, जो आपको देखते ही याद हो जाए, ऐसी भाषा में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, और जितने भी आपके साथी हैं उन सबको वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिस चीज से लाभ होने वाली होती है वो सबको होना चाहिए, अकेला लाभ नहीं, वो स्वार्थी कहलाता है। ठीक है, तो आप जितने भी अपने साथी हैं सबको शेयर कर दीजिए और आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों का सचित्र वर्णन करें। आप देखे ये लिखे हैं टॉप 10 क्वेश्चन भौतिकी, फॉरवर्ड और ऑल बुक इन वन शॉट। पूरे, मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आपके पूरे बुक का शॉर्ट क्वेश्चन मैं लाकर रख दे रहा हूं, ऐसे बात नहीं है, लेकिन जो रिपीटेड क्वेश्चन है जिससे आप मार्क्स ला सकते हैं वैसे क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों का सचित्र वर्णन करें। ये पूछेगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, इतना ही पूछता है तो 2 नंबर में, लेकिन अगर पूछ दे इसके नियमों का सचित्र वर्णन करे तो मार्क्स बढ़ जाती है। तो आइए मैं इसको 2 नंबर में ही लेकर चलता हूं। बोलेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के इसी लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझिएगा एक बार फिर से कि कोई भी प्रकाश किरण जो है किसी चिकने, यहाँ पे चिकने नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा परिवर्तन के लिए चिकनी सतह का होना बहुत जरूरी है। चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह अपने ही माध्यम में, कहने का अर्थ है कि अगर हवा से चलकर आ रही है और हवा से कोई लाइट मतलब टॉर्च जला रहा है तो वह हवा में ही लौट जाएगी और वह एक परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अपने ही माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के इसी लौटने की घटना को, जो लौट रही है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब पूछा है इसके नियमों का सचित्र वर्णन करें। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 ही नियम, याद रखिएगा। इसके 2 नियम है। कौन कौन से नियम है? तो फर्स्ट नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का अर्थ है जो आपतित किरण यानी कि जो टॉर्च जला रहे हैं, जो किरण जा रही है उसे आपतित किरण, पड़ने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। जो आने वाली प्रकाश किरण है वह परावर्तित किरण, जो रिफ्लेक्शन के बाद यानी परावर्तन के बाद लौटती है उसे ही परावर्तित किरण कहा जाता है। तथा आपतन बिंदु, जहां पे आपतित किरण आपतित होती है उसे ही, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और उस पर खींचा गया अभिलंब, देखिए काल्पनिक होता है, या ऐसी कोई बात नहीं होती, ये काल्पनिक माना जाता है। यह आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है। ठीक है, और यह रहा आपका आपतन बिंदु, यह आपतन बिंदु है। और इस पर जो है वर्चुअल यानी कि काल्पनिक, मैं डॉट डॉट कर दिया ताकि आपको समझना है कि वर्चुअल है, ये जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है इसी को अभिलंब बोलते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ओके, अब 2 नंबर को बोलता है इसका नियम कि आपतन कोण किसके बराबर होते हैं? परावर्तन कोण के। कहने का अर्थ है कि कोण आई जो है कोण आर के बराबर होते हैं। यह आपतन कोण जो है यह परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, और ये रहा सचित्र बोला है तो डायग्राम खींच देंगे इसका। ये समतल दर्पण लेंगे और समतल दर्पण पर जब कोई प्रकाश स्रोत से, प्रकाश बिंदु स्रोत है, इससे जब कोई प्रकाश किरण आपतित होगी तो वह जो अपने ही माध्यम में, इस हवा है, हवा वाली माध्यम में, यह अपने ही माध्यम में क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी, और यह जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों का सचित्र वर्णन करें। देखिए, मैं क्वेश्चन बैंक से जो है क्वेश्चन अवलोकन करके और लाया, तो मैं सोचा कि इसको चैप्टर बाय चैप्टर कर दी जाए, क्योंकि इधर उधर रहेगा। मान लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन एक बार हो गया, फिर इसमें वर्ण विक्षेपण पढ़ा दे, फिर बाद में पढ़ाए अपवर्तन, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं सोचा कि चैप्टर बाय चैप्टर हो जाए तो ठीक है। अब यही क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। इसको भी कई बार पूछा है, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कितना बार पूछा है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों का सचित्र वर्णन करें। कभी कभी पूछता है, बाकी प्रकाश का अपवर्तन सीधे पूछ देता है और इसके नियम कितने पूछ देता है।
वो सचित्र वर्णन करने का अर्थ है कि उसका चित्रण बनाए और कैसे उसे किरण आपतित होती है परावर्तित होती है इसको बताना है। तो लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है और प्रकाश के इसी विचलित यानी कि मुड़ने की घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। समझिए बढ़िया से कि कोई भी प्रकाश किरण जो है किसी एक माध्यम से, माध्यम बोले तो इसे वायु हो गया, ये भी एक माध्यम है, पानी भी एक माध्यम है, कांच भी एक माध्यम है, जिससे प्रकाश गमन कर जाए वो माध्यम कहलाया जाएगा। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मान लीजिए कि हवा से एक कांच में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक पथ से, मान लीजिए कि यह प्रकाश हवा से जा रही है, यह वास्तविक पथ हुआ इसका, ठीक है, अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। विचलित अर्थ काम होने का अर्थ घबरा जाना कि अब कहाँ जाए, तो यानी कि मुड़ जाती है। जैसे आई यहाँ से, इसको जाना चाहिए ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से विचलित हो गई, ये मुड़ गई, और इसी मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, इसके भी उसी प्रकार दो नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। वहां पे परावर्तित किरण था, यहाँ पे अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद 2 नंबर का कहता है कि प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण के लिए, कहने का अर्थ है कि किसी निश्चित रंग के लिए, कोई एक ही रंग हो, प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण के लिए आपतन कोण की जया मतलब होता है साइन, SIN, साइन कॉस टैन, ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, वही प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक क्या होता है, एक नियतांक होता है, यानी और इसे उस नियतांक को, जो यह नियतांक होता है इसका अनुपात, उसे ही आवर्धन बोलते हैं, आवर्धन म्यू, और इसे म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू बराबर बोलेंगे साइन आई बटा साइन आर, और इसे को स्नेल का नियम कहा जाता है। यह जानकारी के लिए था, खैर लिखना नहीं है कि म्यू बराबर साइन आई बटा स्नेल का नियम नहीं लिखना है, इतना लिख दीजिएगा, यही टाल है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, और भाषा बना दीजिएगा, प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, डायग्राम समझेंगे। यह माध्यम हवा है, और यह प्रकाश हवा से चलकर जा रही है, और ये मान लीजिए कांच है, आपका गलास है, एक कांच की क्या है, सीली है, कांच की सीली है। ठीक है, प्रकाश स्रोत से कोई आपतित किरण जाएगी, और जैसे जाएगी तो क्या होगी, वहां पे प्रकाश का अपवर्तन होगा, यानी विचलन हो जाएगा, और विचलन होगा तो चूंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और अभिलंब की मुड़ के जैसे यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर भागेगी, और यही रहा आपकी अपवर्तन की क्या थी सचित्र वर्णन, यानी कि चित्र रहा, डायग्राम रहा, समझिए। और ये पानी भी रहता तो यही नियम लगता, लेकिन अगर कांच से विरल माध्यम में यानी सघन से विरल माध्यम में जाए तो अपने विलंब से क्या होती है, दूर हटती है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्णपट यानी स्पेक्ट्रम को समझाइए, बहुत बार पूछा है। बोलेंगे जब श्वेत प्रकाश या सूर्य की प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने विभिन्न यानी कि 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश के इसी विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। समझिएगा कि जब श्वेत प्रकाश टॉर्च से जो निकलता है वह, या अथवा सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म कांच का बना हो सकता है, कांच का बना होता है, इसके बाद प्लास्टिक का भी हो सकता है, और बर्फ का सिली भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि ज्यादातर कांच के प्रिज्म का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह अच्छा प्रदर्शक होता है, इसलिए इसे कांच का प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम बनाने के लिए। ठीक है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने विभिन्न, कहने का अर्थ है 7, एक श्वेत प्रकाश में 7 प्रकाश होते हैं। ठीक है, जो लिखा गया है जिसे बैजानी हैपिनाला के द्वारा निरूपित किया जाता है, विभिन्न 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाते हैं, यानी कि कहने का अर्थ है बट जाते हैं। ठीक है, और प्रकाश के इसी विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को, यानी कि बटने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। समझिएगा, यह प्रकाश स्रोत है, कहने का अर्थ है प्रकाश स्रोत। कह लीजिए, मान लीजिए कि यह सूर्य है अथवा टॉर्च है, ठीक है, प्रकाश स्रोत है, और इसे जब हम किसी प्रिज्म पर प्रकाश डालेंगे, यहां से प्रकाश हम डालेंगे तो यह क्या हो जाता है, अपने 7 विभिन्न अवयवी रंगों में बढ़ जाता है, और यही घटना कहलाती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यहाँ पे एक पर्दा होता है, ठीक है,
पर्दा के अगर लगाया जाता है, वहां से प्रकाश जब पड़ती है इस पर, तो वह बांट देता है, प्रकाश को विभक्त कर देता है। और सीरियली क्रम में जिसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा कम होगा, उसका विक्षेपण उतना ही अधिक होता है। इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ही अधिक होता है, लाल का, रेड कलर का बहुत होता है। देखिएगा रेलवे के रेड सिग्नल में भी होता है, रेड सिग्नल के रूप में होता है, पर उसका सिग्नल के रूप में लाल रंग का, रेड कलर का यूज होता है। उसी प्रकार आसमान नीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत सबसे कम है, और इसको क्या करता है, वर्ण विक्षेपण होता है। वहां पे सुबह में देखिएगा आसमान जब साफ होगा तो हरा मतलब नीला कलर का आसमान होता है, पूरा विक्षेपित होकर के, ठीक है। और यही पर्दे पर 7 रंगों की एक पट्टी उभरती है, पट्टी दिखाई देगी, जिसे बैजानी है पिनाला अथवा विविग्योर के द्वारा निरूपित करते हैं। बै से बैजानी हुआ, जा से जामुनी, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, प से पी से पीला, और ना से नारंगी, ला से लाल, ठीक है। यह रहा आपका वर्ण विक्षेपण। अब बोला है वर्ण पट को समझाइए। वर्ण पट क्या है? तो देखिए, यह जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, पर्दे पर जो प्राप्त पट्टी दिखाई दे रही है रंगों की 7, इसी को वर्ण पट कहते हैं। बोलेंगे स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम या वर्ण पट। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फल स्वरूप, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फल स्वरूप पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों, यानी कहने का अर्थ है यह सब विविग्योर, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, सब की रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं? वर्ण पट कहते हैं, अर्थात इसको ही वर्ण पट कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समस्या समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए दोस्त क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का कारण तथा निवारण को समझाए। मेरे प्यारे मित्र, मैं आपको बता दूं कि आप 5 नंबर में भी पूछता है और आपका 2 नंबर में पूछता है। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो सीधे इतना ही रहेगा, दृष्टि दोष क्या है। उसके बाद पूछे तो दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, 2 नंबर का हो गया। लेकिन अगर ये पूरा पूछे तो आपका 5 नंबर में, ठीक है। इसको करने के लिए समझेंगे पहले कि दृष्टि दोष क्या है। लिखेंगे सामान्य नेत्र की वह दोष जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे अथवा पीछे बनता है, दृष्टि दोष कहलाता है। इसको समझिए। सामान्य नेत्र जैसे कि हमारी आंखें और आपकी आंखें हैं, इसकी वह दोष, उसमें दोष उत्पन्न होगा, तभी बात बता रहा हूं। वह दोष जिसके कारण किसी वस्तु को वह देखे तो उसका प्रतिबिंब उसके रेटिना पर ना बनकर उसके आगे अथवा पीछे बने तो वो क्या कहलाएगा? दृष्टि दोष कहलाएगा, ठीक है। अब बोलेंगे कि यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष मुख्य रूप से क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका निकट दृष्टि दोष, दूसरा का है दूर दृष्टि दोष, और 3 नंबर पर है जरा दृष्टि दोष, और चौथा अबिंदुता। अब मैं सब दोष को समझेंगे। देखिए, निकट दृष्टि दोष, सामान्य नेत्र की वह दोष जिसके कारण वह निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकती है किंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकती है। कहने का अर्थ है कि जिस भी व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष होगा, वह जो है निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है किंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अब इसके कारण को देखेंगे तो कारण में उल्टा होता है। इसमें जैसे आपको लग रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये गलत बात है। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, वह निकट दृष्टि दोष कहलाता है। कारण क्या होता है कि नेत्र गोलक आवश्यकता से अधिक बढ़ जाते हैं। नेत्र गोलक का बड़ा होना, उसके बाद सिलियरी मांसपेशी का तनाव कम होना, जिससे नेत्र लेंस अधिक मोटा हो जाता है। देखिए, सिलियरी मांसपेशी क्या होता है, इसे पक्षमाभी मांसपेशी भी कहते हैं। यह जो हमारे आंख में जो लेंस लगे होते हैं, इसको पकड़ के रख रहे हैं, ठीक है, इसको पकड़ के रखते हैं। और यही तनाव जब कम हो जाएगा, जब ये झुक जाता है तो यह भी खसक के अंदर, वो भी खसक के अंदर, तो ये मोटा हो जाता है लेंस, ठीक है। और दूसरे का कारण क्या है? हाँ, और तनाव कम होने से नेत्र लेंस का मोटा हो जाता है। अब इसका निवारण देखिए, निवारण करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, आइए बताते हैं। देखिए, ये हमारा साधारण आंख है, ठीक है, सामान्य आंख है, मैंने अच्छा वाला आंख। और ये रहा हमारी सिलियरी मांसपेशिया से तना हुआ कौन सी? नेत्र लेंस, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वस्तु है तो इससे प्रकाश जाएगा यहाँ पे, और जाएगा तो यहाँ पे केंद्रित कर देता है। यहाँ से जब प्रकाश जाएगा तो यहाँ से घुमा करके क्या कर देगा, यहाँ पे केंद्रित कर देता है, जिससे यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यह सामान्य आंख, अच्छा वाला आंख हुआ, हम लोगों वाला। अब जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष है, उससे क्या होता है कि नेत्र लेंस, जो नेत्र गोलक है, ये आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। जब लंबा हो जाएगा तो बात वही है, ठीक है। जब यह लंबा हो गया और ऊपर से लेंस क्या हो गया? मोटा हो गया। लेंस क्या हो गया? मोटा हो गया। सिलियरी मांसपेशी के तनाव कम होने के कारण लेंस मोटा हो गया। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, अब इससे दूर की वस्तु, अब देखिए, अब यह प्रकाश जाएगा यहाँ से,
इसके आंख देखेगी तो जाएगा, और ये ज्यादा मुड़ नहीं पाएगा क्योंकि मोटा हो गया है, तो फोकस दूरी घट जाती है, ठीक है। तो जब फोकस दूरी घटेगी, मान लीजिए पहले फोकस दूरी सामान्य आंख में यहाँ पे थी, अब बढ़ गई तो मोटा हो गई, तो फोकस दूरी यहाँ पे हो जाएगी, तो यहीं पे लेकर केंद्रित कर देगा, ठीक है। यहीं पे ले करके और केंद्रित कर देगा। तो बताइए बनना चाहिए यहाँ पे प्रतिबिंब, तो बन गया यहाँ पे नेत्र नेत्र लेंस का जो है मोटा होने के कारण प्रतिबिंब जहां बनना चाहिए वो नहीं बना, और ऊपर से क्या हुआ है कि यह नेत्र गोलक बड़ा हो गया है, जिसके कारण यहाँ पे बन गया है। अब इसके उपचार करेंगे, अब क्या करेंगे, रास्तुए में यहाँ पे या तो चश्मा पहनिए आउटर लेंस वाला, या फिर अंदर ही सेट किया जाता है, तो ज्यादातर चश्मा लोग पहनते हैं, यहाँ पे आउटर लेंस वाला चश्मा पहन लेंगे, ठीक है। अभी क्या करेगा, अब यहाँ पे प्रकाश यहाँ पे आया, अब इसको छितरा देगा, यहाँ पे भेज देगा, अब ये भी यहाँ पे भेज देगा, और यहाँ से जब अब यहाँ से मुड़ेगा तब इसको उचित जहां बनना चाहिए वहां पे जाके बना देगा, यानी रेटिना पर बनेगा। और इस प्रकार जो है हमारा नेत्र लेंस की जो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हुई थी आंख में, वो मिट जाएगी, किसके जरिए, अवतल लेंस, उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के जरिए। इसके बाद हम देखेंगे कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है। इसमें होता है कि सामान्य नेत्र की वह दोष जिसके कारण वह दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है किंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष होता है वह क्या करेगा कि वह नजदीकी की वस्तु उसे दिखाई नहीं देगी, दूर की वस्तु उसे स्पष्ट दिखाई देगी। यानी कि जो दृष्टि इसमें दोष दूरदृष्टि दोष पूछ रहा है, तो दूरदृष्टि दोष यानी कि दूर के लौकेगा, जो इसमें दोष है वह दिखाई देगा, यानी दूरदृष्टि दोष होता है दूर के वस्तु दिखाई देगा, नजदीक के नहीं। अब एक कारण सुनिएगा, इसमें जो होता है नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, जो पहले सामान्य आकार से छोटा हो जाता है, और सिलियरी मांसपेशियां जो है तनाव हो जाती है, जिससे क्या होता है नेत्र लेंस अधिक संकर पतला हो जाता है, और उस जिसके कारण उसका फोकस दूरी बढ़ जाता है, और प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनती है। अब इसका उपचार कैसे करेंगे, उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के द्वारा, ठीक है। अब कैसे करेंगे बताता हूं मैं आपको। ये हमारा सामान्य आंख है, ठीक है, ये हमारा सामान्य आंख है। अब यहाँ पे हमारा उत्तल लेंस लगा हुआ है, संपर्क आंख में भगवान द्वारा ही लगाया गया है, मानव नहीं लगाया। ये पक्षमावी पेशिया है, सिलेरी मांसपेशिया इसको तना हुआ है, ये सामान्य आंख है। अब यह वस्तु को देख रहा है तो ये आराम से देखेगा यहाँ पे फोकस करके, और जो है रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बना देगा, जिसके कारण आसानी से वस्तु दिख जाएगी। लेकिन 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 और जो व्यक्ति दूरदृष्टि से पीड़ित है उसका क्या होता है, नेत्र गोलक जो है छोटा पड़ जाता है, क्या होता है, छोटा हो जाता है। अब देखिए वो अब इसका फोकस दूरी यहाँ पे था, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अब तो घट गया ना, छोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, तो अब प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा, काहे कि मांसपेशिया तनाव होगा, ये मांसपेशिया तनाव हुआ है, जिसके कारण जो है यहाँ पे जो नेत्र लेंस था वो संकरा हो गया, पतला हो गया है, यानी कि मोटा हो, पहले से जो है बहुत पतला हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम बना देते हैं, आप लोग अच्छे से बनाइएगा कॉपी पे। यह पतला हो गया। अब देखिए, अब यह वस्तु का अवलोकन करेगा व्यक्ति, जो व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति है वह अवलोकित कर रहा है किसी वस्तु को। अब यहां से जाएगा प्रकाश, ठीक है, ये गया प्रकाश। अब इतना ना इसका फोकस दूरी बढ़ गया है, अब यहाँ पे बना देगा, यहाँ से गया और यहाँ से बना देगा यहाँ पे। अब वस्तु तो यहाँ पे दिखाई दिया, बताइए रेटिना पर बनना चाहिए, बन रहा है रेटिना के पीछे, तो यह व्यक्ति देख पाएगा नहीं, वो बोलेगा कि कहाँ कुछ चलो कोई बात नीचा नजदीक में। अब देखिए इसका उपचार कैसे किया जाता है। इसका उपचार होगा इसे, यह पीड़ित व्यक्ति के नेत्र गोलक है, ठीक है। अब यह लेंस हमारे आंख का लेंस है जो पतला हो गया है। अब इसके रास्ते में ही जो है हम अवतल लेंस लगा देंगे, उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। अब यह व्यक्ति जो है देख रहा है किसी वस्तु को, ठीक है, इस वस्तु को देखना चाहता है। अब जैसे यहां से प्रकाश आएगा यह इसको छितार देगा, ठीक है, छितार के इधर भेज देगा, ऐसे प्रकाश गया ये छितार देगा इसे। अब यहां से जाइए, अब इससे अब गया उत्तल लेंस में, अब उसको कन्वर्जिंग करेगा, क्या करेगा, अभिसरित करेगा, और जब अभिसरित करेगा तो इसका उचित फोकस दूरी वाला है, तो यहाँ जाकर के कहाँ केंद्रित कर देगा, रेटिना पर। इस प्रकार जो है इसका निवारण हो जाता है, और जो है दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के को नजदीक के वस्तु में अच्छे से दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि सामान्य नेत्र की वह दोष जिसके कारण वह न तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकती है और न ही निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकती है, जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। एक चीज आप कमेंट करते हुएगा कि मैं सब में लिखा हूं कि सामान्य नेत्र की वह दोष। देखिए ये भाषा को सरल बनाने के लिए बनाया गया है, कहे कि अगर एक ही भाषा सब में रहे तो आपको याद करने में सुविधा होगी। सामान्य नेत्र में ही दोष उत्पन्न होती है ना, अगर मान लीजिए कोई पहले से ही दोषी है और उसमें क्या दोष उत्पन्न होने वाला है, क्या, इसलिए सामान्य नेत्र यानी जनरली आंख जो है, कॉमन आइज,
उसमें वो दोष उत्पन्न होगा। इसलिए मैं लिखा हूं कि सामान्य नेत्र। सामान्य नेत्र की वह दोष जिसके कारण वह न तो दूर की वस्तु को स्पर्श दे सकते हैं और न ही निकट की वस्तु को स्पर्श दे सकते हैं, जरा दृष्टि दोष कहलाती है। कहने का अर्थ है कि इस दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति जो पीड़ित है वो न तो दूर के वस्तु को देखेगा, स्पर्श देख सकता है, और न ही नजदीक की वस्तु को स्पर्श देखता है। आइए बताते हैं कारण क्या है। सामान्यतः जो है वृद्धावस्था में, जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो वृद्धावस्था में जो है यह दोष उत्पन्न होती है ज्यादातर वृद्ध लोगों में, जो बूढ़े हो गए हैं। वृद्धावस्था में जो है सिलियरी मांसपेशियां तथा नेत्र लेंस की प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता यानी कहिए एबिलिटी, कहिए ना, हाँ, इसका कहिए क्वालिटी नष्ट हो जाती है। साधारण भाषा में बोल रहे हैं कि सिलियरी मांसपेशियां तथा नेत्र लेंस की जो प्रत्यास्थता जो है, एबिलिटी है, जो क्वालिटी है, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, हटिए जाता है। तो वैसे व्यक्ति का जो है जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अब इसका निवारण करने के लिए क्या किया जाता है, उचित फोकस दूरी वाले द्विफोक्सी लेंस यानी बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आइए मैं बताता हूं बाइफोकल लेंस क्या होता है। देखिए, यह वो व्यक्ति हैं जो जरा दृष्टि दोष से क्या है, पीड़ित है, ठीक है। इनका नेत्र गोलक का भी प्रकाशता घट गया है, सिलियरी मांसपेशियों का भी घट गया है, और यहाँ के जो लेंस है वो भी नष्ट हो गया। अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे चश्मा जो उनका होता है, चश्मा, अब उस ऊपर वाले चश्मा में, चश्मा के दो भाग होते हैं ना, चश्मा मान लीजिए, चश्मा का एक वाला गोला मैं बड़ा करके दिखाया हूँ, इसके ऊपर वाले भाग में क्या करेंगे, अवतल लेंस लगा देंगे, ठीक है, और नीचे वाले में उत्तल लेंस। अब देखिए उत्तल अवतल कैसे काम करेगा। यहाँ पे ऊपरी वाले भाग में जो है अवतल लेंस लगा देंगे, यहाँ से अवतल लेंस लग गया, और नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस। अब देखिए अब क्या होगा, ये चश्मा के अंदर फिट है, और यहाँ पे पहले से एक उत्तल लेंस हिले है जो हमने की आंख में है, इसका प्रत्यास्थता जो है घट गई है। अब व्यक्ति दूर की वस्तु को देखना चाहेगा तो चश्मा को ऐसे देखता है, देखिएगा, ऐसे ऐसे देखेगा। अब जैसे वैसे देखा तो उसका नजर कहाँ गया, वो अवतल लेंस से उसका अपवर्तित होगा प्रकाश। जैसे अवतल लेंस आएगा वो अब क्या होता है, अपसरित कर देगा प्रकाश को, और उचित फोकस दूरी बना करके कहाँ भेज देगा, रेटिना पर बना देगा। और निकट की वस्तु को देखना है तो देखेगा, ऐसे देखता है लोग, ऐसे देखेगा, चश्मा के नीचे से देखेगा, तो नीचे का कौन लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस। अब वो क्या करेगा, जैसे प्रकाश आया उसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ऐसे मतलब अभिसरित करेगा, और कहां बना देगा, भेज देगा यहाँ पे रेटिना के पास। और दोनों ही स्थितियों में सामान्य आंख की तरह वह क्या व्यक्ति क्या करता है, दूर की वस्तु को और निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद है हमारा अबिंदुकता। अबिंदुकता को समझेंगे, यह क्या है, यह जो मानव नेत्र की जो दृष्टि दोष होती है उसमें की चौथी और अंतिम दोष है अबिंदुकता। जब मानव नेत्र की कॉर्निया की समिति बिगड़ जाती है तब व्यक्ति जो है एक साथ क्षैतिज तथा उदक रेखाओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति को एक साथ दो वस्तु दिखाई पड़ते हैं, समझेंगे इसको। कॉर्निया की समिति बिगड़ जाती है, कहने का अर्थ है जो हमारी आंख की जो आप देख रहे हो काली से, जिसे पुतली बोलते हैं, उसी के ऊपर, उस पुतली के ऊपर एक पतला पारदर्शक लेयर होता है, ठीक है, पारदर्शी होती है वो लेयर होती है, ठीक है। और इसी का जो है समिति बिगड़ जाती है, कहने का अर्थ है कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे देखे हुए किसी व्यक्ति की आंख में थोड़ा सा उजला उजला सा दिखाई लगता है, पड़ता होगा, वही मान लीजिए हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है। अब जैसे आप एक टॉर्च जलाइए, ठीक है, और टॉर्च जलाइए, उसके बाद उस टॉर्च के शीशे पर अपना एक उंगली रखिए, तो क्या लगेगा कि प्रकाश दो प्रकाश से उत्पन्न हो रही है, कि टॉर्च से। उसी प्रकार होता है, कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए कि ये उस व्यक्ति का आंख है जो अबिंदुकता से पीड़ित है, और इस वस्तु का अवलोकन कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही इस वस्तु से प्रकाश जाएगा, प्रकाश के परावर्तन से ही जो है वस्तु दिखाई देता है, मतलब इससे जब तक कोई प्रकाश लौट के अंदर जाएगा नहीं, वो देख नहीं पाता है, आदमी नहीं देख सकता है उसको। जैसे गया इसको दो भागों में बांट देगा, ठीक है, दो भागों में बांटेगा, और जाकर दो प्रतिबिंब बनेंगे आई बॉल यानी कि नेत्र गोलक पर, रेटिना पर, ठीक है। अब ये आप समझ गए। अब इसका देखिए कारण क्या है, कॉर्निया की समिति बिगड़ जाती है, वही कॉर्निया की समिति बिगड़ जाती है, कोई दोष उत्पन्न हो जाती है। अब इसका उपचार रिमेनी देखेंगे क्या होता है, बेलनकार लेंस का प्रयोग होता है। बेलनकार लेंस कुछ इस टाइप का होता है, आप लोग जानते हो कि बेलन, इसी को सिलेंडर बोलते हैं, बेलन ऐसा ही रहता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं लोग, चश्मे में या फिर अंदर ही, आंख के अंदर भी लगवा लेते हैं। और देखिए जो धनिक व्यक्ति है वो तो अंदर ही लगाएगा भाई, बाहर गरीब व्यक्ति के लिए चश्मा है, ताकि किसी को पता ना चले कि इसको अबिंदुकता इसको हुआ है। अब देखिए जैसे यहाँ से
ये हमारा सिलेरी पे मांसपेशियों द्वारा लटकाया गया है हमारा अथी है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ नेत्र लेंस, जो प्राकृतिक पर्दा होता है, ठीक है। प्राकृतिक पर्दा से एक लेंस है जो हमारे आंख में लगाया गया है, भगवान ने फिट कर दिया उसको। अब ये रहा हमारा आई बॉल, नेत्रगोलक, ठीक है, रेटिना। अब यहाँ से कोई वस्तु गया, अब ये व्यक्ति किस चीज से पीड़ित है, अबिंदुकता से। अब इस जाएगा, अब ये जाएगा तो अबिंदुकता से असर जो कॉर्निया की मिट्टी बिगड़े उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, आराम से अंदर जाएगा और जो है रेटिना पर इसका प्रतिबिंब जाके उभर जाएगा, जिससे पीड़ित व्यक्ति को एक साथ जो है दो वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ेगी। कहा जाता है कि अगर इसका सही समय उपचार नहीं किया जाए तो व्यक्ति पागल भी हो सकता है। काहे कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को मार्कर को ऑब्जर्व कर रहा है और एक साथ दो दो दिखाई पड़े, अभी बोले हैं कि एक साथ क्षैतिज तथा उदक रेखा को नहीं देख सकता है, वो आदमी जो है क्षैतिज और उदक रेखा एक साथ नहीं देख सकता है। कौन व्यक्ति? जो अबिंदुकता से पीड़ित है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे, कई बार पूछता है, लगभग कई बार आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक उठा करके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पीवाईक्यू में, कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। किसी एक का भी पूछता है और कभी कभी दोनों का पूछ देता है, ये दो नंबर में भी हो सकता है। देखेंगे, सबसे पहले आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को समझिए। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण उसे कहा जाता है जिसका चिकना सतह जो है अंदर की ओर धंसा हुआ है, ठीक है, यह रहा अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण उसे कहते हैं जिसका चिकना सतह का हो, बाहर की ओर उभरा हुआ हो, ये इसका बाहर की ओर उभरा हुआ है, इसका अंदर की ओर धंसा हुआ है। साधारण भाषा में समझिए, ठीक है। आधा से स्टैंडर्ड भाषा में बोलना है तो बोलिए कि वैसे बोलिए दर्पण जिसका चिकना सतह अंदर की ओर वक्रित हो या फिर धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या फायदा है भाई, हमको समझने से जरूरी है का। अब लिखेंगे, देखिए आपका लिखावट लिखने की जो तरीका है, राइटिंग कैसा भी लिखने की तरीका अच्छा होना चाहिए, तभी इन्विजिलेटर जो है खुश होकर के नंबर देता है। अगर आप उसे खुश कर दें तो वो नंबर दे देगा। बाकी आप कहीं भी ऐसा ही सीधे लिख दिए भांग मुंह के चले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सीधे देखो नहीं करता है, भांग खाट उड़ लिखेंगे। अवतल दर्पण यहाँ पे उत्तर लिख करके कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग निम्न है, चाहे निम्नलिखित उपयोग है। अवतल दर्पण का उपयोग लिख करके इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अब नीचे भी इसको लिख सकते हैं या फिर बगल में ऐसे बीच में डॉट डॉट लाइन कर दीजिए, वर्चुअल एक रेखा खींच दीजिए और लिखिए उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। एक उत्तल दर्पण का उपयोग लिख करके उसको भी अंडरलाइन कर दीजिए, स्केल से बढ़िया से अंडरलाइन कर दीजिए, इसको अलग कलम से लिखिएगा, ठीक है। बोलता है आदमी कि दो पेन का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने जितना भी परीक्षा दी है सब में दो पेन का यूज किया हूँ, एक ब्लैक और एक ब्लू। अब इसमें लिखेंगे हजामती दर्पण के रूप में। अब इसको समझाने का मतलब समझा देता हूं मैं, हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। आप जानते होइएगा कि अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है और उसके फोकस, और यहाँ पे पता बता देते हैं हम, ये रहा उसका फोकस और यह रहा उसका वक्रता केंद्र सी मान लीजिए, या फिर 2F भी कर सकते हैं। अगर इससे और इसके बीच में है तब जाके काल्पनिक बनता है, लेकिन अगर इससे कहीं भी बाहर गया, एफ से अगर एफ पर है तभी बड़ा बनेगा और इधर भी है तो बड़ा बनेगा। और मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे है तो इसका प्रतिबिंब में बहुत ही बड़ा बनाता है, ठीक है। अब बहुत बड़ा बनाने के कारण इसका उपयोग क्या क्यों किया जाता है हजामती दर्पण में, बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना दाढ़ी सेव कर रहा है, दाढ़ी सेव कर रहा है और हम लोग की तरह छोटी छोटी हो तो उसमें तो दिखाई नहीं देगा, हम तो नहीं करते हैं, लेकिन कोई जो कर रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। छोटे छोटे जो बाल जो है नजर नहीं आते हैं आम दर्पण में, जैसे कि समतल दर्पण में बता दें आपको, प्लेन मिरर में। लेकिन अगर अवतल दर्पण को देखेंगे तो बहुत छोटे से छोटे वस्तु भी जो है अगर पी और एफ के बीच में हो तो क्या होता है, उसका वर्चुअल इमेज बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है और बड़ा बनती है वस्तु से, ठीक है। तो जो है हजाम जो है आसानी से पकड़ लेते हैं। दूसरे नंबर में देखेंगे सोलर कुकर के रूप में। सोलर कुकर क्या होता है आप जानते होइएगा कि अगर अनंत से कोई प्रकाश आ रही है, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है और यहाँ से प्रकाश आ रही है, कहाँ जा रही है उसकी प्रकाश, ये अगर आ रही है उसकी समानांतर आ रही है प्रकाश इसके, तो एफ से होकर गुजरती है। कोई भी अगर आप लाइट डालिएगा समतल अवतल दर्पण पे, तो अगर उसको समानांतर भेजिएगा तो वह एफ से होकर गुजरती है और इतना ना प्रकाश आता है इसके समानांतर, इतना ना प्रकाश कि ये एफ पर आके पूरा बहुत सा आग का एक बॉन्डर पैदा करता है, एक बवाल उत्पन्न कर देता है यहाँ पे आग का, उष्मा का, इतना अधिक उष्मा हो जाती है जिसका यहाँ पे एक सोलर कुकर लगा देंगे, इसमें आसानी से खाना पक जाता है। इसी प्रकार सोलर भट्टी में भी ऐसा ही होता है, बहुत बड़ा अवतल दर्पण लिया जाता है और जिस पर जिधर सूर्य रहेगा उधर लगा देते हैं, ठीक है।
जैसे पूरा प्रकाश आएगा उसके समानांतर सारे प्रकाश को इधर से भी जाएगा, इधर से भी, और पूरा केंद्रित करता है कहाँ, फोकस पे केंद्रित कर देगा। और वहां पे एक आग का विशाल भंडार पैदा होता है, उसमें की गोला उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उसको बहुत बड़े बड़े धातु को गलाने में भी उसका उपयोग होता है सोलर भट्टी में। और सोलर को कुकर में थोड़ा अपेक्षाकृत कम आकार की अवतल दर्पण लिया जाता है। अब दंत चिकित्सक के रूप में आप देखे होइएगा, दंत जब जाते हैं आप लोग अपने दांत अथवा गाले का इलाज करवाने, तो दंत चिकित्सक एक मिरर लिए रहता है चमचे की तरह, ठीक है, और उसमें देखता है। उसमें भी सेम रूल पालन होते हैं कि किसी भी वस्तु को अगर अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव पी के बीच रखा जाए तो उसका एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किंतु वस्तु से बड़ा होती है, ठीक है। इसी थ्योरम का उपयोग करके जो है दंत चिकित्सक उपयोग इलाज में इस अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और वाहनों के हेडलाइट में आप देखे हुए बड़े बड़े चार चक्का में, अब थार हो गया, जैसे बुलेरो हो गया, कोई भी बड़े बड़े चार चक्का, टू व्हीलर में भी जैसे कि मोटरसाइकिल में लगा होता है आगे अवतल दर्पण, ठीक है। और अवतल दर्पण लगा हुआ है और यहाँ पे रहती है लाइट, यहाँ पे रहती है उसकी बत्ती। जैसे प्रकाश उत्पन्न होगा ऐसे इधर 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 गया, और इधर से अगर इसके समानांतर आता तो फोकस पे केंद्रित होगा, लेकिन अगर इसको फोकस पे लगाते हैं तो उसकी लाइट को क्या करेगा, समानांतर भेजेगा, बहुत दूर भेज देता है, बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर समानांतर भेज देता है, जिसके कारण इसका उपयोग वाहनों के हेडलाइट में होती है, ठीक है। ये रहा अवतल दर्पण का उपयोग। कॉनकेव लेंस कहते हैं इसको, आप कॉनकेव मिरर कहते हैं, लेंस तो लेंस होता है, ठीक है। कॉनकेव मतलब होता है अवतल, केव मतलब घाटी या खाड़ी होता है, इसलिए कॉनकेव मतलब अवतल, कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को समझेंगे, इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स 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 मिरर, ठीक है, मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा से लिख देता हूँ, मिरर MIRROR कॉन्वेक्स मिरर, वेक्स में उभरा हुआ, कौन वेक्स मतलब उभरा, मतलब उत्तल दर्पण। अब इसका समझिए, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वैसे गोलीय दर्पण जिसका चिकना सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो, ठीक है, बाहर की ओर उभरा हुआ, उसे क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण कहा जाता है। इसके भी परावर्तन का अपना कुछ रूल है, अब पढ़ाऊंगा जब मैं विस्तार से, तो आप देखिएगा कि उसमें क्या होता है। ये रहा इसका, यहाँ पे फोकस है इस दर्पण का, और यहाँ पे वक्रता केंद्र सी है, या फिर कह दिए 2F है, इसको 2F भी बोल सकते हैं, इसका कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस की दुगुनी होती है। बार बार सिद्ध करने के लिए पूछता है, वही बता दूंगा मैं। पार्श्व दृश्य के रूप में, पार्श्व दृश्य में कहने का आता है साइड मिरर। अब इसको देखिए, हम लोगों में, हम बिहारी हैं, कई बार मैं बोल चुका हूँ, और हम लोगों में एक आदत होती है एक बात की, कि हमको हिंदी भाषा ज्यादा समझ नहीं आती है, लेकिन हम भोजपुरी अंग्रेजी ज्यादा समझ लेते हैं। जैसे स्टेशन बोलिए, स्कूल बोलिए, आराम से समझ, विद्यालय विराम स्थल बोलिए, कोई पकड़ नहीं करेगा, स्टेशन पे जा रहे हैं तब कहेगा हाँ रेलवे स्टेशन में जा रहे हैं। इसी प्रकार पांच दृश्य कहने का बोल रहे होंगे तो था पता नहीं चल रहा होगा पांच क्या है, दृश्य क्या है, लेकिन अगर साइड मिरर के रूप में बोले, साइड मिरर के रूप में बगल पांच दृश्य पीछे देखने के रूप में किया जाता है। देखिएगा बोलेरो में या फिर हमारे मोटरसाइकिल में भी जो मिरर होते हैं वो कुछ खास किस्म के नहीं होते, लेकिन जो बड़े बड़े गाड़ियां हैं उसमें अच्छे किस्म के उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखो ये जब तो उसमें आप देखेंगे तो जो है, जो दूर से भी गाड़ी आ रही होगी ना तो उसमें छोटा गाड़ी दिखाई देगा, ट्रक भी आ रहा है तभी आपको लगेगा कि हाँ गाड़ी आ रही है। और क्या होगा अगर उत्तल दर्पण लगा देंगे तो, उत्तल दर्पण लगाएंगे तो मोटरसाइकिल लगा तो बोलेगा हाथी आ रहा है जैसे लगेगा, लेकिन उसको लगा देता है ताकि व्यक्ति समझ पाए। पांच दृश्य के रूप में होता है, साइड मिरर के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है, साइड मिरर के रूप में। उसके बाद वाहनों में साइड मिरर के रूप में, दूसरी क्या होता है दृष्टि विस्तारक के रूप में। आप बड़े भीड़ को जो है एक छोटे से उत्तल दर्पण में, छोटे से उत्तल दर्पण में एक बहुत भीड़ मिलने को एक बार में देख सकते हैं। दृष्टि विस्तारक उसमें अधिक होती है। 10 लोग को आप देखिएगा तो उसमें थोड़ी सी जगह में और जाएगा, लेकिन अगर आप 2 लोग को भी अवतल दर्पण में देखना चाहता है, इसका नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, क्या एक एक व्यक्ति को हाथी बना देता है इसमें, लेकिन उसमें जो है हाथियों को भी चूहा बनाने की क्षमता होती है किसमें, उत्तल दर्पण में। कैसे होता है मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई वस्तु जो है, कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और हम इसको उत्तल दर्पण, इतना बड़ा है, वो इतना बड़े वस्तु को मैं उत्तल दर्पण में देखना चाहता हूँ, क्या होगा, यहाँ से परावर्तन का नियम होता है समानांतर भेजेंगे प्रकाश। जब इसको समानांतर हम भेजेंगे,
छोटा बन गया है। समानांतर इसके जो हम प्रकाश भेजेंगे, तो जब समानांतर भेजेंगे तो फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा, जाएगा नहीं, जाता है किस में, अवतल दर्पण में जाता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जाता हुआ प्रतीत होता है। यही तो ऐसे चला जाएगा, यही पढ़ लिए हैं, आया ऐसे जाएगा, ठीक है। और जाता हुआ प्रतीत होगा किससे, एफ से। इधर भी काल्पनिक एफ होता है, ठीक है, काल्पनिक फोकस बिंदु होते हैं, और काल्पनिक 2f भी होता है इधर, ठीक है, उत्तल लेंस की तरह। और एक प्रकाश भेजेंगे, हम मान लीजिए पी से भेज दे रहे हैं, और सी से भी भेज सकते हैं वो काल्पनिक मान करके, लेकिन हम पी से भेज रहे हैं, ठीक है। पी से भेजेंगे तो जितने प्रकाश का ओरिजिनल नियम का यहाँ पे जो है नियम लगता है कि अगर समतल दर्पण वाला पी से भेजेंगे तो पी से फिर इधर आएगा, जितना बिंदु कोण से इधर आता हुआ आएगा, और जितने कोण से बनाकर आपतित होगा उतना ही कोण होकर के निर्गत होगा, परावर्तित भी होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ आया काल्पनिक बनाएंगे जो जाता हुआ प्रतीत हो, ठीक है। अब देखिए आप मिला सकते हैं, इतना बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब जो है इतनी सा का बन गया, सब छोटी से का बहुआ वाला प्रतिबिंब बनेगा, और यह प्रतिबिंब काल्पनिक होगी, इसलिए डॉट डॉट में दर्शाया जाता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब को जो है डॉट डॉट में दर्शाई जाती है, और ओरिजिनल प्रतिबिंब को जो उल्टा प्रतिबिंब होता है उसे रियल इमेज कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, उसको डॉट डॉट से दर्शा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे इतना बड़ा वस्तु है, यह ए बी है, ए बी कोई वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब कितनी सा का बन गया, ठीक है, बी डैश ए डैश कह सकते हैं आप इसको, कितना छोटा बन गया। इसी रूल का फॉलो करके जो है दृष्टि विस्तारक के रूप में अथवा पश्च दृश्य के रूप में किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि आजकल जो है हमारे जितने भी भाई बहन पढ़ रहे हैं, वो उन लोगों में खास नियम होती है। देखेंगे जो वीडियो थोड़ा लंबा है, 30 मिनट से ज्यादा का है, तो वीडियो पॉज करेंगे, हटा हटा हो रही है, चट रहा है। लेकिन अगर छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे तो देखते हैं कि हाँ आदमी मटेरियल दे रहा है और जगह भी समय भी कम है, तो हम आपको समय को 2 भागों में बांट रहा हूँ, हमारे सुविधा के लिए नहीं, हम तो पढ़ाने के लिए। देखिए हमको कुछ नहीं चाहिए, हम बस इतना चाहते हैं कि आप लोग अच्छा करें, अच्छे इस फील्ड में जो आप अच्छा से कर पाए, आपको अच्छी जानकारी हो, इससे यही मेरा उम्मीद है। बाकी कुछ भी हम कभी बोले भी नहीं होंगे आपको, जो शेयर कीजिए अथवा लाइक कीजिए, नो नो, कि मेरे बस पर नहीं, कोई चढ़ा भी देता तभी मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप जो भी जिसको भी पढ़ रहे हैं, देखिए वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा, वादा करो, हम पूरा दावे के साथ कहता हूँ कि वीडियो देखकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा। इस सबको आप कॉपी में लिख लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार आप लिखिए ना, जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे माइंड में छपता है कंप्यूटर की तरह, और जो है आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने में जो है आसानी होगी। इसलिए मैं आपकी फिजिक्स की जो मैं गेसेस पूछ रहा था टॉप करने के लिए, तो मैं टॉप 20 करना चाहता था, लेकिन 10 हो गई। काहे कि अगर हम ज्यादा बनाएंगे तो 1 घंटा वीडियो चला जाएगा, जो आप लोग कभी नहीं देखेंगे, और इस अच्छे से जानकारी से वंचित रह जाएंगे। अतः मैं आपके समय को देखते हुए, आपके जो देखने की इच्छा है उसको ध्यान में रखकर मैं इस अपने फिजिक्स की जो गेसेस क्वेश्चन लाया हूँ, इसको 2 भागों में बांटता हूँ। ऐसे ही मैं हर एक बुक की लाऊंगा, बुक स्पेलिंग थे, मैं स्पेलिंग थोड़ी हूँ, और हर एक बुक का लाऊंगा, ठीक है, लेकिन आधा आधा करके, क्योंकि अगर ज्यादा लंबा बनाया तो आप लोग देख नहीं पाएंगे। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी फिजिक्स के भौतिकी के अगले वीडियो में। तब तक लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, आप जुड़े रहिए एसएससी स्टडी पॉइंट पर, और बाय।